दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह एग्जाम MP सिविल जज का हो या फिर SSC का हो या फिर UPSC या MP PSC या NTPC यानी कि रेलवे का एग्जाम हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में बताएंगे। एक भी ऑब्जेक्ट आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन कहता है मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। संविधान के प्रस्तावना मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया है और DPSP को आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। इसका जो ए ऑप्शन है प्रस्तावना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान संविधान की प्रस्तावना पर दिया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यानी कि सभी भारत के लोग से शुरू होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था चौथा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र किस लिए कहा जाता है। ए ऑप्शन कहता है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, और इसका जो बी ऑप्शन है वह कहता है यह राज्यों का एक संघ है। सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। डी ऑप्शन कहता है यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है यह राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है। यहाँ पर वंशानुगत नहीं है, वोटिंग होती है, जनता ही अपना नेता वोट के माध्यम से चुनती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा पूछा गया, भारत है एक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बी हिंदू राष्ट्र है, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है।
डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म समान हैं, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। इसके बाद छठवां, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल गलत है। बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ये भी बिल्कुल गलत है। सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया सातवां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। डी ऑप्शन कहता है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यह किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। बी, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। सी, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। डी ऑप्शन है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि गणतंत्र का मतलब ही है जहां राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। यहाँ पर भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा ही उसे उम्मीदवार घोषित किया जाता है। यह नहीं है कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद रहे हैं लेकिन उनके बच्चे को राष्ट्रपति बना दिया जाए, ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं है कोई भी पद, इसलिए भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवां पूछा गया, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्य का में किया गया था। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द। इसके बाद 10वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए ऑप्शन एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी ऑप्शन एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 11वां, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार
जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। डी, भारत राज्यों का एक संघ है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसके बाद 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द प्रारंभ से भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में नहीं था। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा लोक कल्याण। यह शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन इसका जो डी ऑप्शन है वो नहीं है, लोक कल्याण। इसके बाद 13वां, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसके बाद अगला पूछा गया 14वां, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। ए ऑप्शन कहता है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी, उसका अपना लिखित संविधान है। डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इसके बाद अगला पूछा गया संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। बी, एकेश्वरवाद है। सी, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ए बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका पहला है जो यह कहता है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। दूसरा, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। चौथा, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्नलिखित कूट को चुनकर दीजिए। इसमें जो पहला और तीसरा है वह बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद अगला आता है 18वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है।
ए ऑप्शन कहता है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसके बाद अगला आता है 19वां, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है ए ऑप्शन सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक स्पर्धा। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समाजवाद का अर्थ ही होता है सामाजिक न्याय, समान न्याय। सभी लोगों के लिए न्याय समान है भारत देश में। इसके बाद अगला 20वां, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यानी कि समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए, प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से, उसकी भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद अगला 21वां, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो मूल अधिकार है आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आपको प्रस्तावना लगाना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है तो आपको आर्टिकल 32 लगाना है। ऑब्जेक्ट देख लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगला पूछा गया 22वां, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 23वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ए ऑप्शन कहता है फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी ऑप्शन कहता है बोल्शेविक क्रांति 1917, डी ऑप्शन कहता है चीन की क्रांति 1912। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चीन की क्रांति 1912। इसके बाद अगला पूछा गया मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 25वां, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, भाग 1 में, बी प्रस्तावना, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका जो बी ऑप्शन है प्रस्तावना, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। इसके बाद अगला 26वां, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्दों को नहीं जोड़ा गया। प्रस्तावना में दोस्तों 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया था।
धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। इसमें जो सी ऑप्शन है गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका ए ऑप्शन कहता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। इसके बाद बी ऑप्शन उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ही होगा। इसके बाद 28वां, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ए ऑप्शन संवैधानिक लोकतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारत ने। इसके बाद अगला पूछा गया 29वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ए ऑप्शन कहता है राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 30वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है जनता, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। इसके बाद अगला पूछा गया 31वां, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। पहला, मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? पहला, ए ऑप्शन कहता है संविधान के स्रोत, बी शासन के ध्येयों का विवरण। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, संविधान को लागू करने की तिथि। इसके बाद अगला पूछा गया 35वां, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ए ऑप्शन कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, डी
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 36वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? दोस्तों, देश का भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 37वां, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान ए ऑप्शन कहता है संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी ऑप्शन कहता है भारत की जनता द्वारा। जो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत है। इसके बाद अगला, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। इन दो डेटों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद अगला पूछा गया 40वां, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद अगला 41वां, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, बिल्कुल सही होगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 26 जनवरी 1950। इसके बाद अगला पूछा गया 43वां, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1950 को प्रजातांत्रिक गणराज्य बना भारत। इसके बाद अगला, संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसे संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संसद में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब तक इसमें एक बार संशोधन किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला 45वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1976 में। इसके बाद अगला 46वां,
निम्नलिखित अवतरण में है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ... 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता, जो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, पूजा की समानता। इसके बाद अगला पूछा गया 48वां, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अखंडता, इसका जो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता और चौथा गणराज्य। इसका जो ए ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यह 26 नवंबर 1949 को संविधान में नहीं थे। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केवल 1, 2 और 4। इसके बाद अगला पूछा गया 50वां, भारतीय संविधान की उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? इसका जो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसके बाद अगला आता है 51वां, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी ऑप्शन कहता है समाजवाद और इसका डी ऑप्शन कहता है गणतंत्र। इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा प्रजातंत्र। इसके बाद अगला पूछा गया था 52वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका जो बी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद अगला 53वां, भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद अगला 54वां, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है समाजवाद बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला आता है 55वां, भारतीय
संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया 56वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहले आता है सामाजिक न्याय यानी कि समानता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह जो तीसरा है वह पहले नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर है तीसरा ए ऑप्शन में, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। समानता, भ्रातृत्व की भावना, स्वतंत्रता और न्याय, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है भारत के लोग, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इसमें कुछ केस भी है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। एक केस है सन 1960 का बैरूवादी वाद। इस मामले में निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, उसे आप ध्यान में रखिए। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का यह मामला था। इस मामले में निर्णय दिया गया केरल हाईकोर्ट द्वारा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, इन 2 केसों को आप ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जितने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे वह सारे हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछा जाता है तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।